नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम अपडेट में। आज हम चोल वंश का पार्ट 2 कंप्लीट करेंगे, जिसमें हम संगम काल के बारे में संपूर्ण जानकारी तथा संगमकालीन महत्वपूर्ण वंशों के बारे में, जिसमें चोल, चेर, पांड्य तथा चोल शासकों के बारे में हम देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चोल वंश का सेकंड चैप्टर। पहले हम जान लेते हैं कि संगम काल आखिर किस किस चीजों का, किन किन शासकों का अध्ययन हमें करना है। याद रखें, इसमें हमें चोल साम्राज्य का, चेरों का और पांड्यों का, इन तीनों का विशेष रूप से अध्ययन करना है। ठीक है। और याद रखें, अशोक के दूसरे अभिलेख में एवं 13वें अभिलेख शिलालेख में, ठीक है, संगम काल का हमें वर्णन देखने को मिलता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं संगम काल, और इसके बारे में हम विस्तार पूर्वक अध्ययन करते हैं। संगम काल जो है, संगम एक संस्कृत का शब्द है। ठीक है, संस्कृत का शब्द है जिसका अर्थ होता है मिलन। याद रखें, तमिल विद्वानों एवं कवियों का जो सम्मेलन था उसे संगम कहा जाता था, तथा उत्तर एवं दक्षिण भारत की संस्कृतियों का मिलन बिंदु था यह। ठीक है, अर्थात उत्तर के विद्वान एवं दक्षिण के विद्वान जो थे वो आपस में आके मिलते थे। ठीक है, विशेषतः तमिल विद्वानों एवं कवि जो थे वो आपस में आके मिलते थे, तथा जिसे संगम कहा जाता था। अभी तक टोटल 3 संगमों का आयोजन किया गया है। याद रखें, ऋषि अगस्त्य एवं उनके शिष्य कौंडिन्य को दक्षिण जो है, यह संस्कृति को दक्षिण में ले जाने का श्रेय दिया जाता है। आगे चल के हम देखेंगे कि ऋषि अगस्त्य जो हैं वो काफी अहम भूमिका निभाते हैं संगम में। ठीक है, तो 3 संगमों का उल्लेख है और याद रखें, ये जो संगम के संरक्षण करता थे वो थे पांड्य शासक। ठीक है, तो संगम के संरक्षण करता पांड्य शासक थे। अब बात करते हैं तीनों संगमों की, जिसमें है प्रथम संगम, द्वितीय संगम और तृतीय संगम। प्रथम संगम जो हुआ था वो मदुरै में आयोजित हुआ था, और इसकी अध्यक्षता किए थे अगस्त मुनि। वही अगस्त मुनि जिन्हें दक्षिण भारत में इसे ले जाने का श्रेय दिया जाता है। ठीक है, भक्ति शाखा को ले जाने का श्रेय दिया जाता है। दूसरे संगम की बात करें तो यह कपाटपुरम में आयोजित किया गया था, और इसके जो अध्यक्ष थे वो अगस्त मुनि थे, और साथ ही साथ उनके सहायक तोलकप्पियर भी इसमें शामिल थे। तृतीय संगम की बात करें तो इसका आयोजन उत्तरी मदुरै में किया गया था। इसके जो अध्यक्ष थे वो नरक्कीर थे। ठीक है, तो इस प्रकार से 3 संगमों का आयोजन यहाँ पे किया गया था। आगे देखते हैं संगम काल। तो संगम काल में हमें चोल शासकों के बारे में, चेर शासकों के बारे में और पांड्य शासकों के बारे में विस्तार पूर्वक देखना है। तो बात करें चोलों की, तो चोल जो थे इनके जो राजकीय चिन्ह था यह था बाघ, और इसकी जो राजधानी थी ये उरैयूर और कावेरी पट्टनम। याद रखें, जो संगमकालीन राज्य थे उनकी 2 राजधानियां हुआ करती थी। एक राजधानी हुआ करती थी जो कि मेन मुख्य राजधानी हुआ करती थी, जमीन पर एक बंदरगाही राजधानी हुआ करती थी। ठीक है, तो चोलों की बात करें तो उरैयूर और कावेरी पत्तनम एक बंदरगाही राजधानी है। ठीक है, और उरैयूर जो है वो मुख्य राजधानी है। वहीं बात करें चेरों की, तो चेर जो थे वो सबसे प्राचीन वंश था। इनका जो राज चिन्ह था वो तीर धनुष था। और बात करें इनकी जो राजधानी कहाँ कहाँ थी, तो याद रखें करियूर, आगे चल के कांची और तोंडी में भी इन्होंने अपनी राजधानी स्थापित की। आगे चल के देखते हैं पांड्य शासकों का, जिनके संरक्षण में संगम का आयोजन किया गया था। इनका जो राजकीय चिन्ह था वो मछली था, और इनकी जो 2 राजधानियां थी, एक कोरकई था, एक मदुरै था। ठीक है, संगम साहित्य के बारे में हम देखते हैं। तो याद रखें, अट्टम और पूरम 2 प्रकार के संगम साहित्य हुआ करते थे। ठीक है, अट्टम जो था वो प्रेम संबंधी रचनाएं यहाँ पे देखने को मिलती हैं, जबकि पूरम में युद्ध संबंधी रचनाएं हमें देखने को मिलती हैं संगम काव्य में। ठीक है, 5 महाकाव्य लिखे गए संगम से संबंधित, जिसमें से 3 प्रमुख हैं। ठीक है, पहला है शिल्पादिकारम। ठीक है, जिसके रचना करता है इलांगो आदिगल। ठीक है, और दूसरे हैं मणिमेखले, जिसके हैं शीतले सत्तनार। तीसरा है जीवक चिंतामणि, जिसके हैं तुरुक और चौथा व पांचवा है वलयपति और कुंडलकेशी। याद रखें, वलयपति और कुंडलकेशी के बारे में हमें अभी वर्तमान में जानकारी पूर्णतः अनुपलब्ध है। जो हमें विशेषता जानकारी मिलती है वो शिल्पादिकारम के बारे में, मणिमेखले के बारे में और जीवक चिंतामणि के बारे में हमें मिलती है। ठीक है, याद रखें, शिल्पादिकारम जो इलांगो आदिकल द्वारा रचित है, इसमें नूपुर अथवा पायल की कहानी का वर्णन किया गया है। तमिल साहित्य का यह प्रेम संबंधी ग्रंथ है, और यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है। आगे चल के हम देखते हैं कि यहाँ पे हमें पत्नी पूजा का साक्ष्य भी देखने को मिलता है। कोवलन, कड़ग्गी और माधुरी, ये 3 पात्र इसमें प्रमुख हैं। कोवलन जो था वो कावेरी पत्तनम का एक धनी व्यापारी का पुत्र था। कड़ग्गी जो थी वो व्यापारी की पुत्री थी।
किसी दूसरे व्यापारी की पुत्री थी, जो कि ये दोनों पति-पत्नी थे। कोवलन और कड़ग्गी पति-पत्नी थे और जो माधुरी थी वो वेश्या या नगर वधू थी। ठीक है? तो यहाँ पे हम देखते हैं कि कोवलन जो है, कोवलन एक व्यापारी के रूप में पांड्य राज्य में जाता है और पांड्य राज्य में उसके ऊपर पायल के चोरी का आरोप लगता है और नेडुजेलियन जो कि उस समय तत्कालीन समय में पांड्य शासक था, उसने कोवलन को फांसी की सजा सुनाई। आगे चल के कड़ग्गी जो है वो पांड्य राज्य में जाती है और यह साक्ष्य के साथ सिद्ध कर देती है कि कोवलन को जो निर्णय सुनाया गया था वो गलत था। नेडुजेलियन इसे नेडुजेलियन इसे सहन नहीं कर पाता और अपने प्राण को त्याग देता है। आगे चलकर कड़ग्गी जो थी वो चेर राज्य में चली जाती है और वहां उसने अपने प्राण त्याग दिए। तो हमें देखने को मिलता है कि याद रखें, कड़ग्गी जब चेर राज्य में जाती है तो उस समय वहां का शासक सेन गोटुमन हुआ करता था। ठीक है? तो इसी संबंध में हमें देखने को मिलता है कि इस प्रकार से पत्नी पूजा आरंभ हुई। ठीक है? कोवलन और कड़ग्गी इसके जो प्रमुख पात्र थे। ठीक है? आगे चल के हम देखते हैं कि मणिमेखले जो कि शीतले सत्तनार शिल्पाधिकारम का जो अग्रभाग है वो मणिमेखले है। ठीक है? मणिमेखले में कोवलन और माधवी, याद रखें माधवी वही माधुरी, ठीक है, जो कि वेश्या या फिर नगर वधु थी। कोवलन और माधवी की पुत्री की कहानी है मणिमेखले। ठीक है? मणिमेखले जो थी, ठीक है, वो अंत में जाकर बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लेती है। इसके अलावा है जीवक चिंतामणि, जिसमें त्रिगुदेवर के बारे में हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। ये जैन धर्म ग्रंथ है। ठीक है? और इसमें बताया गया है कि किस प्रकार से राजा जीवक ने अपनी 8 रानियों के साथ रहते थे और आगे चलकर वे जैन धर्म को ग्रहण कर लेते हैं। ठीक है? राजा जीवक के बारे में इसमें विस्तार पूर्वक बताया गया है। कुछ महत्वपूर्ण संगमकालीन शब्दावलियों के बारे में हम देखते हैं। वेदमार किसे कहते थे? याद रखिए, उत्तर भारतीय ब्राह्मण जो कि दक्षिण में जाके बस गए थे, उन्हें वेदमार कहा जाता था। ठीक है? दूसरे थे बड़वार। बड़वार दक्षिण भारत में बसे उत्तर भारतीय लोगों को बड़वार कहा जाता था। यह भी महत्वपूर्ण है। ठीक है? मुजरिस, पुहार और तोंडी, याद रखें मुजरिस, पुहार और तोंडी ये तीनों बंदरगाही नगर थे। ठीक है? और इसके बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी से। याद रखिए, पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी जो है, ये जो रचना ही एक अज्ञात नाविक द्वारा लिखी गई है। ठीक है? इसके जो राइटर हैं वो ज्ञात नहीं है। ठीक है? तो अज्ञात नाविक जो है वो पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी नामक रचना लिखा लिखा गया है उनके द्वारा। ठीक है? प्रमुख देवताओं की बात करते हैं संगम कालीन, तो प्रमुख देवता थे मुरुगन। ठीक है? जिनका जो प्रतीक चिन्ह था मुर्गा था। इन्हें सुब्रमण्यम भी कहा जाता है। पार्वती, जिन्हें आमल कहा जाता था। दक्षिण भारत में संगम काल में दुर्गा देवी दुर्गा की पूजा होती थी तथा सहस्त्र नेत्रधारी इंद्र की भी पूजा की जाती थी। तिरुक्कुरल, याद रखिए तिरुक्कुरल जो है तिरुवल्लुवर द्वारा लिखा गया है। ठीक है? और तिरुवल्लुवर को दक्षिण भारत में ब्रह्मा का अवतार माना जाता था। ठीक है? तिरुक्कुरल जो है एक दार्शनिक ग्रंथ है जिसमें त्रिवर्गों के बारे में है। ठीक है? इसमें हमें देखने को मिलता है जिसमें धर्म, अर्थ और काम की चर्चा यहाँ पे की गई है। तमिल साहित्य का बाइबिल, इसे तिरुक्कुरल को जो है तमिल साहित्य का बाइबिल कहा जाता है। इसकी जो संज्ञा दी जाती है वो लघु वेद से भी दी जाती है और इसे पांचवा वेद भी माना जाता है। ठीक है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद के बाद तिरुक्कुरल को पांचवा वेद की भी संज्ञा दी जाती है। ठीक है? और इसे मुक्पाल भी कहा जाता था। बात करते हैं प्रमुख चोल शासकों की। तो प्रमुख चोल शासक जो थे, पहला थे एलारा। याद रखें एलारा के बारे में या किंवदंतियां है कि इन्होंने श्रीलंका विजय की तथा श्रीलंका में 50 वर्षों तक शासन किया। ठीक है? श्रीलंका को अपने अधीन लेके आए और इन्होंने 50 वर्षों तक वहां पे शासन किया। दूसरे हैं करिकाल। करिकाल के बारे में एक कथा कही जाती है कि करिकाल एक स्वयं में विद्वान था। ठीक है? और करिकाल जो है वो कहा करता था कि मैं जितना अध्ययन करता हूँ मुझे अपनी अज्ञानता का उतना ही आभास होता है। यह इसका कथन प्रमुख काफी ज्यादा फेमस हुआ। ठीक है? तो करिकाल जो है चोल वंश का सबसे प्रतापी शासक माना जाता था। ठीक है? और कावेरी पत्तनम में इसके द्वारा 160 किलोमीटर लंबे बांध का निर्माण कराया गया था। ये इसके द्वारा निर्माण की गई सबसे बेहतरीन वस्तु थी। ठीक है? तालाब के इसके द्वारा तालाबों का निर्माण किया गया व जंगली भूमि को समाप्त कर इस तथा उसे कृषि योग्य भूमि में तब्दील किया गया। बात करते हैं रुदकनार की, तो याद रखें रुदकनार जो है एक ठीक है, इसके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई जिसका नाम है पतन्ने पालक। ठीक है?
इस पुस्तक को लिखने पर कहा जाता है कि करिकाल ने उसे 16 लाख स्वर्ण मुद्राएं इनाम के तौर पर दिया था। ठीक है, इस ग्रंथ को लिखने पर, पत्तनई पालक नामक ग्रंथ को लिखने पर। अब बात करते हैं प्रमुख बंदरगाहों की। जो संगम काल है अपने बंदरगाहों के लिए काफी ज्यादा प्रसिद्ध है। प्रमुख बंदरगाह जो है अरिकामेडू। अरिकामेडू बंदरगाह के बारे में कहा जाता है कि ये एक रोमन बस्ती हुआ करती थी। साथ ही साथ रोम के शासक आगस्टस के बारे में हमें यहाँ पे कुछ साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक है, और इस समय अरिकामेडू से काफी ज्यादा व्यापार अपने चरम पर था। और यहाँ पे दो सैन्य बस्तियां भी पाई गई हैं जिसके साक्ष्य पाए गए हैं, तथा एम्फोर एक नुकीला जो है रोमन बर्तन भी यहाँ से प्राप्त हुआ है। अब बात करते हैं तत्कालीन भारत में संगम कालीन प्रमुख बंदरगाहों की। यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं कि कौन सा बंदरगाह पूर्व में स्थित था तथा कौन सा बंदरगाह पश्चिमी तट पर स्थित था। याद रखें, पूर्वी तट एवं पश्चिमी तट के बंदरगाहों से प्रश्न हमें देखने को मिले हैं। ठीक है, तो पश्चिमी तट की बात करें तो संगम काल में नौरा, तोंडी, मुजरिस, वाजी, बंदर और करियूर ये कुछ बंदरगाह हैं। ठीक है, जो पश्चिमी तट पर उपस्थित हैं। जबकि पूर्वी तट के बंदरगाह में से अरिकामेडू, उरैयूर, कावेरी पत्तनम, कोरकई और सालियूर ये कुछ प्रमुख बंदरगाह थे। अब बात करते हैं अरिकामेडू जो कि पूर्वी तट का बंदरगाह था। ये एक रोमन बस्ती हुआ करती थी। उरैयूर की बात करें तो यह कपास एवं सूती वस्त्र के लिए काफी ज्यादा प्रसिद्ध था। और कोरकई की बात करें तो कोरकई जो था, ठीक है, पूर्वी तटीय बंदरगाह कोरकई ये मोती उद्योग के लिए काफी ज्यादा प्रसिद्ध था। ठीक है, तो इस प्रकार से कुछ बंदरगाह यहाँ पे दिए गए हैं। बात करते हैं प्लिनी की पुस्तक। प्लिनी ने एक पुस्तक लिखी द नेचुरल हिस्टोरिका। हमें इस पुस्तक से काफी ज्यादा साक्ष्य प्राप्त होते हैं। कहा जाता है इस पुस्तक के अनुसार कि भारत और रोमन व्यापार उस समय अपने चरम पर था। ठीक है, और जो व्यापार था वो भारत की पक्ष में था। कुछ रोमन विद्वान यह भी कहते हैं कि भारत इसका जो रोमन व्यापार थे इसके द्वारा अपने देश में काफी ज्यादा स्वर्ण मुद्राएं जो है वो इकट्ठा कर रहा था रोमन से। ठीक है, याद रखें इस व्यापार से जो था 60 लाख जो मुद्राएं प्रतिवर्ष भारत में रोमन साम्राज्य से लाई जाती थी, और कुछ यहाँ से सामान बाहर ले जाए जाते थे। रोमन सम्राट शासक जो था आगस्टस और ट्राइबेरियस के बारे में हमें यहाँ से पता चलता है कि जो रोमन सम्राट था आगस्टस और ट्राइबेरियस ये पांड्य शासकों से व्यापार किया करते थे 26 ईसा पूर्व में। ठीक है, और इन्होंने अपने दूत भी भेजे थे भारत में। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि संगमकालीन प्रमुख बंदरगाहों के बारे में हमने यहाँ पे पूर्णतः अध्ययन किया, तथा संगमकालीन प्रमुख रचनाओं को भी हमने देखा। संगमकालीन शासकों के बारे में हमने यहाँ पे अध्ययन किया, तथा ये कुछ प्रमुख बंदरगाह पश्चिमी तटीय और पूर्वी तटीय बंदरगाहों को हमें जरूर याद रखना है। यहाँ से ये 3 स्टार का क्वेश्चन बनता है। ठीक है, पूछेगा निम्न में से कौन सा पश्चिम तटीय बंदरगाह नहीं है या पूर्वी तटीय बंदरगाह नहीं है। इसमें से अरिकामेडू, उरैयूर और कोरकई ये प्रमुख है तीनों। ठीक है, इसके अलावा मुजरिस और तोंडी ये भी प्रमुख है। ठीक है, तो इनको हमें याद रखना है। नेक्स्ट वीडियो जो आएगा वो चेर और पांड्य शासकों पे जो है ये उपलब्ध होगा। ठीक है, तो इस प्रकार हम इस चोल और संगमकालीन दूसरे लेक्चर को यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम चेर और पांड्य शासकों के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। सो थैंक यू सो मच।